हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी। वेलकम टू नीट गुरु क्लासेस। और आज हम पढ़ने आ रहे हैं अगला माइंड मैप, जो कि है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। अगर सिलेबस की बात करें तो इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं हुआ है। जैसे पहले था ये चैप्टर वैसा ही अभी भी है ना। तो हमें सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। और यहाँ से हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट शुरू होती है। अच्छा, इसके जस्ट पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक और चैप्टर हुआ करता था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन नाम से। बहुत ही अच्छा चैप्टर, लेकिन पता नहीं क्या सोच के एनसीईआरटी वालों ने, है ना, सीबीएसई वालों ने उसे हटा ही दिया चैप्टर को, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर था, है ना। तो वो चैप्टर हट गया, तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारा सबसे पहला चैप्टर यहाँ पे हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कुछ ऑर्गन्स देख लेते हैं जिससे अलग अलग ऑर्गन्स जो है वो ब्रीथ करते हैं या गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, जैसे स्पॉन्जेस, सीडेंट्रेटा और फ्लैटवर्म्स के जो मेंबर होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, अर्थवर्म जो हो गया, इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल एक लेयर होती है ना, हल्का वैक्सी और गीली लेयर होती है, मॉइस्ट लेयर होती है, जो कि पूरे अर्थवर्म के ऊपर रहती है। और उसी क्यूटिकल से यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है या ब्रीदिंग होती है। ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बेसिकली आप समझ लो, एक पूरा का पूरा नेटवर्क रहता है उनके अंदर, किसका, अलग अलग पाइपों का। ऐसे कई सारी पाइपें रहती हैं उनके, पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम इसी पाइपों से बना होता है। इसी को हम कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इंसेक्ट्स के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड के अंदर, मॉलस्क के अंदर और फिशेस के अंदर गिल्स के द्वारा होता है रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के द्वारा लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम मैमल्स हैं, हमारे अंदर भी लंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, हमारे अंदर टोटल 2 लंग्स पाई जाती हैं, है ना। अब ह्यूमंस की बात शुरू हो रही है। ठीक है, बाकी पूरे चैप्टर, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो बाकी चैप्टर में पूरा हमारा ह्यूमंस के बारे में बात होगी। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर बात करें तो 2 लंग्स हमारे अंदर पाई जाती है। दो जो लंग्स होती है उसके ऊपर एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, जिसे हम प्लूरा कहते हैं। तो लंग्स के ऊपर हमारे 2 लेयर की कवरिंग होती है, जिसे प्लूरा कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों लेयर्स के बीच में, मतलब जो दोनों प्लूरा की लेयर होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब रेस्पिरेटरी, पहले ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम देख लेते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एयर का पासेज होता है वो कैसा होता है। मतलब हवा जो है हमारी नाक से घुसती है वो कहाँ जाती है। तो जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, नॉस्ट्रल मतलब बेसिकली नाक का जो आपका छेद होता है उसे नॉस्ट्रल कहा जाता है। ठीक है, नॉस्ट्रल से हवा अंदर घुसती है तो नेजल पासेज से होते हुए नेजल चैम्बर में पहुंचती है। ठीक है, नेजल चैम्बर से जाती है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से जाती है लैरिंग्स के अंदर, है ना। लैरिंग्स को हमारा साउंड बॉक्स माना जाता है, यहाँ से साउंड निकलता है। ठीक है, तो लैरिंग्स के अंदर जाती है। लैरिंग्स के बाद जाती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया को एयर पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है ना, ये फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड करती है 2 भागों में। ठीक है, और वो दोनों भागों को प्राइमरी ब्रोंकाई कहा जाता है। तो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा आपको पता है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि वर्टिब्रा होती है ना हमारे पीठ के साइड में। तो जो पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा होती है, तो वर्टिब्रा भी अलग अलग तरह की आप पढ़ोगे, है ना। तो पांचवी थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल पे ट्रैकिया डिवाइड करती है ना। तो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई बनेंगे। अब प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड कर जाएंगे तो 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई बनेंगे। फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे तो टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री से भी शो किया जा सकता है। ठीक है, तो टर्शरी ब्रोंकाई बनेंगे। अब जब टर्शरी ब्रोंकाई डिवाइड करेंगे तो ब्रोंक्यूल्स बनेंगे। फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वियोलाई में जाके ओपन कर जाएंगे। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो एल्वियोलाई में जाके ओपन करेंगे। जो हमारी एल्वियोलाई होती है उसका स्ट्रक्चर आप अभी पढ़ोगे, ये एक ऐसे थैले के शेप का स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई का। ठीक है, तो लास्ट में हमारा एल्वेलाई आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, अब ट्रैकिया से लेके जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां तक हमारे जो ये ट्रैकिया और ब्रोंक्यूल सारे के सारे क्या पाइपें ही तो है। एक पाइप निकली, फिर वो 2 में डिवाइड की, फिर बाकी जो दोनों है वो भी 2 2 में डिवाइड की। ये सारी पाइपें हैं। इनके ऊपर इनकम्प्लीट कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है। याद रखना, कंप्लीट नहीं होती रिंग, वो इनकम्प्लीट होती है। ठीक है, तो ट्रैकिया से लेके ब्रोंक्यूल तक इनकम्प्लीट कार्टिलेज की बनी हुई रिंग पाई जाती है, यानी इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग होती है। जो लैरिंग्स होता है हमारा, इसको हम साउंड बॉक्स कहते हैं, और ये भी कार्टिलेज का बना होता है ना। और इसी से साउंड बॉक्स कहते हैं क्योंकि इसी से हमारे जो शब्द है, जो साउंड है वो निकलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट। जो कंडक्टिंग पार्ट हमारा होता है ये होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्शरी ब्रोंक्यूल्स तक। अब देखो, टर्शरी ब्रोंक्यूल क्योंकि आखिरी ब्रोंक्यूल होते हैं, इस वजह से इनको 3 डिग्री ब्रोंक्यूल भी कहा जाता है। लेकिन 3 डिग्री ब्रोंक्यूल तो आप यहाँ पे टर्शरी लिख दो, है ना। तो टर्शरी और 3 डिग्री दोनों सही है, क्योंकि वो लास्ट होता है तो इस वजह से कभी कभी 3 डिग्री ब्रोंक्यूल लिख दिया जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्शरी ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है। और कंडक्टिंग पार्ट का काम होता है हवा को प्योरीफाई करना, जो बाहर से एयर आ रही है उसको प्योरीफाई करना,
उसको ह्यूमिडिफाई करना, हल्का सा उसमें मॉइस्चर ऐड करना, ठीक है, ह्यूमिडिफाई करना, और ब्रिंग इट टू बॉडी टेम्परेचर, मतलब हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक उसको लेके आना, ठीक है। तो ज्यादा ठंडी या ज्यादा गर्म हवा होगी तो वो अपने हमारे बॉडी के टेम्परेचर तक आ जाएगी कंडक्टिंग पार्ट में। फिर जो एक्सचेंज पार्ट होता है, यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होता है, और ये होता है एल्वेलाई। जो एल्वेलाई मैंने बनाई थी आपके सामने, वो एक्सचेंज पार्ट है ना। और डिफ्यूजन यहाँ होता है क्या, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं ब्रीदिंग। तो देखो एनसीईआरटी वैसे लिखता है कि ब्रीदिंग और जो हमारा रेस्पिरेशन है वो एक ही टर्म है ना। हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग यहाँ जो होता है, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। ब्रीदिंग में इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन तब होगा जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। कहाँ से, प्रेशर इन लंग्स, लंग्स के प्रेशर से ज्यादा एटमॉस्फेयर में प्रेशर होगा। और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से जो हवा है कम प्रेशर की ओर आएगी, तो एटमॉस्फेयर से लंग्स की ओर हवा आ जाएगी, यानी हम सांस को अंदर लेंगे। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। यहाँ पे होता क्या है इंस्पिरेशन में, डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इंस्पिरेशन में क्या, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल कैसा होता है और एक्सपिरेशन में कैसा होता है, ठीक है। एक्सपिरेशन में क्या होगा, जो लंग्स में प्रेशर है वो ज्यादा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कम प्रेशर है, लंग्स में ज्यादा प्रेशर है, तो लंग्स से हवा निकलेगी और एटमॉस्फेयर में यानी बाहर की ओर चली जाएगी। इसी को हम एक्सपिरेशन कहेंगे, यानी सांस छोड़ना, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स करती है, दोनों चीजें रिलैक्स करती है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन का क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले रेस्पिरेशन में हम कहते हैं ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है। क्योंकि वैसे एनसीईआरटी लिखता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक ही चीज है, लेकिन रेस्पिरेशन में और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, है ना। तो सबसे पहले तो ब्रीदिंग हो गया। ब्रीदिंग के अलावा क्या होता है, फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्विलाई। जब हम ब्रीथ करेंगे तो एल्विलाई के अक्रॉस जो है वो ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। इसके अलावा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर गई है एल्विलाई से, वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। फिर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही है वो कहाँ जाएगी, टिश्यूज के अंदर जाएगी, है ना, क्योंकि उसका मेन काम किसके अंदर है, टिश्यू के अंदर और सेल्स के अंदर। तो टिश्यू के अंदर जाएगी और सेल्स के अंदर जाएगी, डिफ्यूजन होगा उसका। फिर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, मतलब उसको यूज किया जाएगा फूड को तोड़ने के लिए, जो हमने खाना खाया है उसको तोड़ने के लिए, और इससे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होगा, ठीक है। तो ये है 5 स्टेप जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब जरा एल्वेलाई को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो एल्वेलाई ऐसे ही होता है जैसे आपके सामने दिख रहा है ना, थैले टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा एल्वेलाई है हमारा, ठीक है। और एल्वेलाई की जो वॉल होती है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है। अब स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है वो सबसे पतली सेल्स होती है इनकी, ठीक है। तो क्योंकि डिफ्यूजन होना है यहाँ, गैस का क्या होना है, डिफ्यूजन, एक तरफ से गैस दूसरे तरफ जा रही, तो जितना पतला हो सके उतना अच्छा है ना, दीवार जितनी पतली हो उतना अच्छा। तो एल्वेलाई की जो दीवार है वो स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीच में एक सब्सटेंस भरा होता है जिसे हम बेसमेंट सब्सटेंस कहते हैं, और नीचे साइड होती है ब्लड वेसल, मतलब कोई एक जो ब्लड वेसल होती है, आपने आर्टरीज वेन सुनी है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल नीचे की साइड होती है, ठीक है। अब ये ऐसी ब्लड वेसल होगी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, और क्योंकि इस ब्लड वेसल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो ऑक्सीजन एल्वेलाई से अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल की ये जो दीवार है इसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरी भी क्या है, एक ब्लड वेसल ही तो है, ठीक है। तो अच्छा, इन तीनों को मिला के, स्क्वेमस एपिथेलियम, बेसमेंट सब्सटेंस और एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। और डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बहुत ही पतली होती है जिससे गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो ज्यादा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। अब आगे आते हैं, सेकंड पेज पे हम आ गए हैं। हम कितनी सांस लेते हैं जरा ये देखते हैं, है ना, कितनी सांस लेते हैं कितना छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी और वॉल्यूम, दो चीजें हम देखेंगे। जो कैपेसिटीज होती हैं इनको जोड़ने से हमें वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। अभी आप देखोगे तो समझ में आएगा। टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। टाइडल वॉल्यूम वो हवा है जो नॉर्मली हम लेते हैं या छोड़ते हैं, है ना। नॉर्मली एक बार आपने सांस ली या आपने सांस छोड़ा तो उसमें जितनी हवा आपने यूज की वो टाइडल वॉल्यूम होता है। यानी नॉर्मली हम 500 ml वॉल्यूम हवा का लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 2500 से 3000 ml होता है।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो होता है जो आप जबरदस्ती हवा ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल तो आपने ले ली, उसके बाद आप एक्स्ट्रा हवा लेते जाइए, है ना। तो एक्स्ट्रा आप कितना हवा ले सकते हैं, 2500 से 3000 ml एक्स्ट्रा हवा आप ले सकते हैं टाइडल वॉल्यूम के अलावा, है ना। तो नॉर्मल सांस आपने ली, लेकिन फिर आपने जबरदस्ती सांस लेना अंदर शुरू कर दिया, है ना, और हवा आप अपने लंग्स में भरते जा रहे हैं, तो वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल आपने टाइडल वॉल्यूम छोड़ दी बाहर, उसके बाद भी आप वॉल्यूम को छोड़ते हैं, मतलब हवा और ज्यादा आप लंग्स से बाहर निकलने जा रहे हैं, है ना। तो जब और ज्यादा हवा आप लंग्स से बाहर निकालेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होता है, 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है हवा का जो कि हमारे लंग्स में हमेशा रहता है, और इसको आप बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आप इसको बाहर निकाल देंगे तो हमारी लंग्स जो होंगी वो एक दूसरे में चिपक जाएंगी या कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है। उसकी जो लंग्स की वॉल होती है वो एक दूसरे से चिपक जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो हवा का वॉल्यूम है जो कि हमेशा हमारी लंग्स में बना रहता है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, और ये होता है 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो ये हमारी कैपेसिटीज हैं, आप कैपेसिटी को जोड़ के वॉल्यूम आएगा। जैसे टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को जोड़ दो तो आती है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब इतनी कैपेसिटी है आपकी हवा को अंदर रखने की। टाइडल वॉल्यूम तो आप ले ही सकते हैं नॉर्मली, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आप जबरदस्ती ले सकते हैं। तो टोटल ये है आपकी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम में अगर आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ईआरवी जोड़ देंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ गई, यानी इतना हवा आप मैक्सिमम छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपने एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब ये क्या चीज है, आपको पता है रेजिडुअल वॉल्यूम वो हवा जो हमेशा हमारे अंदर रहेगी, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मली हमारे अंदर रहती है जब तक कि हम डिसाइड नहीं करते कि इसको जबरदस्ती हमें छोड़ना है, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है ये दोनों मिला के फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी, जिसमें आप तीनों को जोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो तीनों को जोड़ेंगे तो वाइटल कैपेसिटी टोटल आ जाती है हमारी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तो वाइटल कैपेसिटी यानी टीबी प्लस ईआरवी प्लस आईआरवी, ये टोटल क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल इतना हवा का एक्सचेंज हमारे अंदर होता है, ठीक है। तो कैपेसिटीज और वॉल्यूम पे डायरेक्ट क्वेश्चन लगभग हर बार नीट में आ जाता है, ठीक है, तो याद करना अच्छे से इसको। अब हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। तो देखो हमारे बॉडी के अंदर दो जगह गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो हवा हमारे एल्वुलाई में आती है, जो हमारा हमारा एल्वुलाई है उसके अंदर जो हवा आती है वो किसके अंदर जाएगी, वो जाती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने अभी एल्वुलाई आपको बनाया था, है ना, ऊपर देखो जहाँ पे ये एल्वुलाई हमने बताया था, यहाँ पे जो ब्लड हमने लिखा है ये क्या होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है, तभी तो ये एल्वुलाई के पास में है, क्योंकि एल्वुलाई के अंदर क्या है, हवा आएगी, और ऑक्सीजन जो है वो एल्वुलाई से कहाँ जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये पहला एक्सचेंज होता है हमारी बॉडी के अंदर की हवा जो होती है वो एल्वुलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर आती है, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज क्या होता है, जो ब्लड होता है हमारा, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, अब हवा आ जाएगी तो ऑक्सीजन क्या होता है वो कहाँ आ जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर आ जाएगा, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, वो एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी और एल्वेलाई से होते हुए बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अब ये ऑक्सीजन जो ब्लड है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड वाला अब कैसा हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अभी हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास जाएगा, हमारे टिश्यूज के पास जाएगा। एक सेकंड, ये हमारे टिश्यूज के पास जाएगा, है ना। तो दूसरा एक्सचेंज हमारा यहाँ पे होगा। तो हमारे बॉडी के अंदर दो एक्सचेंज होता है, एल्वेलाई से डीऑक्सीनेटेड ब्लड के अंदर क्या आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन जाता है ना, और ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, टिश्यू को चाहिए, जैसे कि वो क्या करे, फूड को तोड़ सके, है ना, खाने को तोड़ सके, एनर्जी निकाल सके। तो ये ऑक्सीजन का ट्रांसफर यहाँ पे फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू के अंदर चला जाएगी ऑक्सीजन, है ना। और टिश्यू के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि खाने को तोड़ा जाएगा तो उससे क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर चली जाएगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड धीमे 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 अपनी ऑक्सीजन को लूज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा मतलब गेन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती जाएगी, तो ये अगेन फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा, है ना। ऑक्सीजन दे देगा टिश्यू को और कार्बन डाइऑक्साइड उससे ले लेगा। तो ये दो एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। और ये होता कैसे है, बॉडी के अंदर जो भी एक्सचेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग। मतलब हवा जो होती है वो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जाती है। जहां ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हवा है ना, जिस भी गैस का पार्शियल प्रेशर जहां ज्यादा होगा, ज्यादा से वो कम प्रेशर की ओर हमेशा ट्रेवल करेगी। जैसे यहाँ पे जो हमने
ये फिगर दे रखा है, मतलब ये जो क्या कहते हैं इसे यार, टेबल दे रखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे यहाँ पे इधर हमने गैस ले रखा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है ना। और यहाँ हमने दे रखा है अलग अलग कंडीशन। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.3 होता है, ठीक है। एल्विलाई की बात करें तो, और एल्विलाई और ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, पहला एक्सचेंज यही होता है ना, एल्विलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबसे पहला एक्सचेंज हमारा इन्हीं दोनों के बीच में होगा, ठीक है। अब देखो एल्विलाई में यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 है ना, 104। और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है। तो हवा कहाँ से कहाँ जाएगी, 104 से 40 की ओर, और ऐसा होना भी चाहिए है ना। भाई पार्शियल प्रेशर कहाँ ज्यादा है, एल्विलाई के अंदर, और कम कहाँ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। तो ज्यादा पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग हवा का ट्रेवल यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो 104 से 40 यानी एल्विलाई से हवा जो होती है वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देखो, एल्विलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 होता है और ब्लड के अंदर 45 होता है। तो कहां से कहां जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की ओर, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से निकल के एल्विलाई के अंदर चली जाएगी और एल्विलाई से फिर बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला एक्सचेंज हुआ है एल्विलाई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। दूसरा एक्सचेंज हमारा यहाँ पे होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के और टिश्यू के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 है ना, और टिश्यू के अंदर 40। तो किधर से किधर की ओर, ऑब्वियसली 95 से 40 की ओर यहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जहां ज्यादा था वहां से वो कम की ओर चली गई, और यही हमें चाहिए कि ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो निकल के टिश्यू के अंदर जाए, टिश्यू का, क्योंकि टिश्यू के अंदर ही हमें खाने को तोड़ना है, उससे एनर्जी निकालनी, ठीक है। ऐसे ही नीचे वाले में देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 है, अवश्य ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर वहां पे कम होता है ना। तो 40 है, और टिश्यू के अंदर 45 है, यानी टिश्यू के अंदर ज्यादा पार्शियल प्रेशर है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से निकलेगी और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चली जाएगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है और टिश्यू के बाहर जा रही है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, और यही होना भी चाहिए है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर निकलना है और ऑक्सीजन का हमें यूज करना है, ठीक है। तो ये दो एक्सचेंज हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये दोनों आप याद रखना है ना। दूसरा एक्सचेंज आप देखो मैंने लिखा है ऑक्सीडेटेड ब्लड और टिश्यूज के बीच में होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, देखो ऑक्सीजन की बात करें तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के द्वारा होता है, सिर्फ 3% प्लाज्मा के द्वारा होता है, ठीक है। आरबीसी से आपको पता है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अटैच होती है और उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3 जिसको हम कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन, यहाँ पे लिखते हैं है ना, HCO3 को क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफर होता है। 20 से 25% ट्रांसफर आरबीसी के फॉर्म में होता है, आरबीसी के साथ होता है मतलब अटैच होके, और 7% ट्रांसफर केवल प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा है ना, पूछे जाते हैं, इसको याद रखना, ठीक है। जब हमारे पास 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो लगभग 5 ml ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर करता है हमारे टिश्यूज को, ठीक है। और अगर हमारे अंदर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो वो सिर्फ 4 ml हमारी जो 4 ml क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको डिलीवर करेगा, ठीक है। तो 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन जो डिलीवर करने की क्षमता होती है वो सिर्फ 5 ml की होती है ना, 5 ml वो डिलीवर करता है, ठीक है। बाकी वापस लौट जाती है, ठीक है। और भी ऑक्सीजन होती है, ऐसा नहीं कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 5 ml ही ऑक्सीजन होती है ना, और भी ऑक्सीजन होती है, लेकिन 5 ml ही वो डिलीवर करता है टिश्यू को, बाकी वापस है ना उसी के पास रहती है। ऐसे ही 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारे अंदर तो उसमें से 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, बाकी उसी में भरी रहेगी, ठीक है। तो इसको सैचुरेशन कहते हैं, कभी कभी काम आएगा, लेकिन अभी तो नहीं पढ़ना आपको, फिलहाल आप ये इतना रट देना, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज आती है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसको देख के आपको पता नहीं क्यों परेशानी होती है ना। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होती है ना, जो हमारी हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन से बाइंड करती है ना, इससे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब ये इसका फॉरवर्ड रिएक्शन होना और बैकवर्ड रिएक्शन होना दोनों जरूरी है, क्यों, क्योंकि भाई जब हम एल्विलाई में होंगे तो एल्विलाई में हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को कैरी करना है, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को जुड़ना जरूरी है जिससे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने एल्विलाई के अंदर। लेकिन जब हम टिश्यू के अंदर होंगे तो टिश्यू में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन टूटना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर भेजना है, हीमोग्लोबिन टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू के अंदर। तो टिश्यू के जब हम टिश्यू लेवल पे हम क्या कहते हैं उसे एक्सचेंज कर रहे होंगे तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का टूटना जरूरी है ना। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना और टूटना दोनों चीज जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये कर्व क्या बता रहा है,
एक तरफ हमने ले लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो कि mm/hg में, यानी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। दूसरी तरफ हमने लिख दिया परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन कितना जुड़ा हुआ है। परसेंटेज सेचुरेशन मतलब होता है कि कितनी, मान लेते हैं हमारे पास 100 हीमोग्लोबिन है, 100 में से कितना हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं परसेंटेज सेचुरेशन, है ना। सिंपल भाषा में समझो, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये कर्व क्या शो करता है, ये सिग्मॉइड कर्व हमारा आता है, इन दोनों के बीच में कर्व क्या शो करता है। देखो शुरू में जब हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, मतलब यहां से, मतलब हम यहां तक आ रहे हैं, है ना, आगे की ओर आ रहे हैं, थोड़ा सा कलर लेते हैं, मतलब यहां से हम यहां तक आए, यानी पार्शियल प्रेशर धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे ना, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अटैच होती जाएगी। आप पार्शियल प्रेशर और बढ़ाओगे, अटैचमेंट और होगा, यानी सेचुरेशन बढ़ रहा है। पार्शियल प्रेशर और बढ़ाओगे, अटैचमेंट और होगा, फिर पार्शियल प्रेशर और बढ़ाओगे, एकदम से अटैचमेंट और बढ़ जाएगा, है ना। फिर पार्शियल प्रेशर और बढ़ाओगे, फिर अटैचमेंट बढ़ जाएगा, ये होता रहेगा। शुरू में धीमे धीमे अटैचमेंट बढ़ रहा था, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप पार्शियल प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाओगे और अटैचमेंट खूब ज्यादा बढ़ेगा, है ना। फिर एक टाइम ये आएगा कि आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे, अटैचमेंट होगा लेकिन कम होगा, फिर बढ़ाओगे, फिर कम होगा, फिर आप चाहे जितना पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे, अटैचमेंट की एक वैल्यू आ जाएगी जिसे हम एसिम्पटोट कहते हैं, या कह लो कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। ये लाइन सीधी हो गई, है ना, ये वाली लाइन सीधी हो गई। सीधी इस वजह से हो गई क्योंकि जितना सेचुरेशन होना था वो हो गया। मान लेते हैं 60% सेचुरेशन होना था, 60% सेचुरेशन के बाद आगे बढ़ ही नहीं रहा, मतलब 100 में से सिर्फ 60% हीमोग्लोबिन ही कनेक्ट कर पाए हैं, मतलब जुड़ पाए हैं ऑक्सीजन के साथ, उसके अलावा और नहीं जुड़ेंगे, चाहे जितना आप पार्शियल प्रेशर आप बढ़ा लो ऑक्सीजन का, ठीक है। तो यही होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और जनरली एसिम्पटोट कब आता है, जब परसेंटेज सेचुरेशन 100 पहुंच जाता है, मतलब जितने भी हीमोग्लोबिन जुड़ सकते थे ऑक्सीजन से वो सारे के सारे जुड़ चुके हैं और हीमोग्लोबिन बचे ही नहीं है, या फिर और हीमोग्लोबिन जो बचे हुए हैं वो CO2 से जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा, या और हीमोग्लोबिन जो बचे हुए हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ गए हैं, ये सब होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है जहरीली गैस होती है, ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है कि कोयला जला के आप बंद कमरे में ना सोइए, है ना, ठंडियों में कभी कभी कोयले आप लगाते हो और उसको बंद कमरे में रख देते हैं, क्योंकि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो हीमोग्लोबिन से जाके अटैच होती है, तो आपको सांस फूलने की दिक्कत हो सकती है और धीमे धीमे मौत हो जाती है, पता भी नहीं चलता, है ना, दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से CO2 को यूज करके मतलब किसी भी कमरे में एक आप मतलब दर्द होगा, बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को रख के आप नहीं सोते हैं, ठीक है, इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा हूँ, कोयले को, जलते हुए कोयले को रख के, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का समझ में आ गया। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मैंने बताया ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, और ऑब्वियसली भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, जिससे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ज्यादा अटैच होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या किसी दूसरे गैस का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, है ना, क्योंकि दूसरी गैस रहेगी तो वो भी अटैच होना चाहिए हीमोग्लोबिन से, तो उसका पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। हाइड्रोजन H+ का पार्शियल जो कंसंट्रेशन है ना, H+ का कंसंट्रेशन कम होना चाहिए यहाँ पे, और पीएच जो है यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियसली H+ आपको पता है जितना ज्यादा H+ होता है उतना कम पीएच होता है, तो यहाँ पे क्योंकि H+ कम है तो पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, आपको पता है ना, ये तो केमिस्ट्री है ना। तो H+ क्योंकि कम है तो पीएच क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और टेम्परेचर भी यहाँ पे कम होना चाहिए, और H+ और टेम्परेचर हमेशा एक जैसे आपको दिखेंगे, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां H+ ज्यादा होगा, जहां टेम्परेचर कम है वहां H+ कम है, ठीक है, अभी आप देखोगे। अच्छा, अगर हम कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाना चाहें, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, या इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होगी। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में CO2 ऐड हो गया, इसको हम कहते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन को जोड़ने के लिए क्या, मतलब बनाने के लिए क्या कंडीशन अच्छी होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जोड़नी है तो उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। H+ जो होता है वो ज्यादा होना चाहिए, और क्योंकि H+ ज्यादा है तो पीएच जो है वो कम होगा, एसिडिटी भाई ज्यादा, जितना ज्यादा एसिडिक उतना पीएच कम, जितना ज्यादा एसिडिक उतना H+ ज्यादा, है ना। तो H+ अगर ज्यादा तो पीएच कम, और मैंने बताया जैसा H+ वैसा टेम्परेचर, H+ ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, एक एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पे, एनसीईआरटी ने एक एंजाइम के बारे में बताया है, CO2 और वाटर जब जुड़ते हैं तो H2CO3 बनता है, जिसे हम बाइकार्बोनेट सॉरी कार्बोनिक एसिड कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन निकल रहा है ना, H2CO3 होता है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड।
एसिड। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड के बनने के लिए हमारे पास कौन सा एंजाइम होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बहुत ही तेज काम करता है ये, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, H2CO3। इसके अलावा H2CO3 जब डिसोसिएट होता है SCO3 माइनस और H प्लस में, ठीक है, तो H प्लस SCO3 माइनस को क्या कहते हैं? हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं। तो ये आपको पता है ऑक्सीजन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होने का 70% टाइम, 70% मात्रा जो है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? वो क्या करती है? बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर लेती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में, और H2CO3 बना लेती है, और यही H2CO3 जो होता है वो चेंज हो जाता है SCO3 और H प्लस के फॉर्म में और ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये है हमारा आखिरी पेज, है ना। रेगुलेशन, यानी जो हमारी ब्रीदिंग हो रही है या रेस्पिरेशन हो रहा है, इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है ना? ज्यादा हो गया या कम हो गया, कौन डिसाइड करेगा क्या करना है? ठीक है, तो हमारा ब्रेन, ऑब्वियसली हर चीज हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसे हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, है ना। हमारे ब्रेन के पॉन्स रीजन में होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इसके अलावा हमारे जो इधर आया तो वापस आता है। ठीक है, ठीक है, एक ये आपने पढ़ दिया न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ठीक है, दूसरा होता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ठीक है, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो कि हमारे पॉन्स में होता है, इसका नाम हमारे अंदर कीमो सेंसिटिव एरियाज होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर इन कैरोटिक आर्टरी एंड आर्टिक आर्क। जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है, कैरोटिक आर्टरी होती है, और ऑर्टिक आर्क होते हैं, इन दोनों में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ गई या कम हो गई तो उसको डिटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इन तीनों का काम जो होता है, यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया और जो ये रिसेप्टर्स पाए जा रहे हैं, इन तीनों का काम होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को सिग्नल देना कि ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो रही है या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो रही है। ये सारी चीजें, ये तीनों मिलकर किसको सिग्नल देते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर यानी RRC को। और ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है मेडुला के अंदर, ब्रेन का जो मेडुला पार्ट है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में होता है कीमोसेंसिटिव एरिया, इसी वजह से लिखा है एडजेसेंट टू आरआरसी। यानी आरआरसी यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के जस्ट बगल में है हमारा कीमोसेंसिटिव एरिया। ठीक है, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कीमोसेंसिटिव एरिया और रिसेप्टर्स तीनों के तीनों मिलकर किसको सिग्नल देते हैं? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, मेडुला के अंदर जो कि है, और ये ब्रीदिंग को उसी हिसाब से कंट्रोल करता है। ठीक है, CO2 की मात्रा मेनली मैटर करती है ना। अगर CO2 की मात्रा बढ़ गई तो उसको कम करना है, और कम हो गई तो उसको बढ़ाना है। CO2 की मात्रा मेन यहाँ पे मैटर करती है। ठीक है, डिसऑर्डर्स, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे कहा बताया आपको CO2 की मात्रा। देखो ब्रीदिंग के कंट्रोल में ना, इन कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग ऑक्सीजन का रोल जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। ऑक्सीजन रोल इज नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल। ठीक है, ऑक्सीजन का रोल जो होता है वो लगभग किसके बराबर होता है? ना के बराबर होता है। ठीक है, ब्रीदिंग के कंट्रोल में। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जो ये नीमोटैक्सिक सेंटर है, कीमोसेंसिटिव एरिया या रिसेप्टर्स जो पाए जा रहे हैं कैरोटिक आर्टरी में, ऑर्टिक आर्क में, ये सारे के सारे CO2 की मात्रा को जनरली अच्छे से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो CO2 की मात्रा अगर बढ़ी तो कम करो, कम हो गई तो बढ़ा दो। मतलब मेनली CO2 की मात्रा को ये डिटेक्ट करते हैं। ऑक्सीजन का रोल कंट्रोल में नहीं होता है ना। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी बहुत है, लेकिन रेगुलेशन में नहीं है इसका रोल, बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल मतलब बहुत कम है। अब डिसऑर्डर पे आते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले अस्थमा पे आ जाता है। अस्थमा क्या होता है? जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी जलन होती है ना। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, इससे अस्थमा होता है। एम्फाइसीमा जो होता है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। इसमें एल्वेलाई जो होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, सिगरेट स्मोकिंग एक मेन काज होता है एम्फाइसीमा का, आप आगे भी पढ़ोगे। ठीक है, फिर आता है ORD यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ORD इसे कहते हैं। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कभी कभी ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, तो OLD भी कह देते हैं, है ना, OLD, ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसके अंदर होता है? तो जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग की इंडस्ट्रीज। ग्राइंडिंग मतलब पीसना, है ना, स्टोन को तोड़ना और स्टोन को पीसना या कह लो पॉलिश करना। तो इसमें क्या होता है? धूल बहुत निकलती है ना, बहुत छोटे छोटे कण निकलते हैं। रेत हो गई या जो छोटे छोटे कण होते हैं ना ग्राइंडिंग करते टाइम, और ये जो नाक होती है, नाक से होते हुए लंग्स में चले जाते हैं। ठीक है, और अगर इसका लगातार एक्सपोजर होता रहता है तो फाइब्रोसिस हो जाता है लंग्स के अंदर। फाइब्रोसिस आप समझ लो टिश्यू की डेथ हो जाती है, समझ लो, है ना। जो लंग्स है हमारी, जो लंग्स की सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, उनकी धीमे धीमे करके डेथ होने लगी। ठीक है, तो इसको हम फाइब्रोसिस कहते हैं उनके। हाँ, इतना ही समझो। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ोगे। ठीक है, तो ये फाइब्रोसिस होने लगता है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त, है ना।
इसमें 3 पेज थे, है ना। ये पहला पेज, ये हमारा दूसरा पेज, और ये तीसरा पेज। इन तीनों को आपने पढ़ लिया। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई आपको इसमें डाउट रहा हो, किसी भी पॉइंट में कोई डाउट रहा हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट कर देना। ठीक है। कमेंट में मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। तैयारी करते रहिए, मजे करते रहिए।